हाँ जी। सारण प्यार भरी राम राम और खमागणी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जो शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज आपकी इसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हैं। और अपनी जो वो पीछे जो अपने पढ़ा था, कल तक अपने गुहिल वंश की रावल शाखा अपनी पूरी हो गई थी। तो एक बार जो हम शुरू से रावल शाखा का जो रिवाइज कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा बोर्ड पर कुछ कुछ चीज़ें लिख करके रिवाइज करेंगे, ताकि आपकी 3-4 क्लासों के अंदर हुआ है वो आपके एक क्लास के अंदर क्या हो जाए, याद हो जाए। तो हमने गुहिल वंश जो है वो पढ़ना क्या किया था, स्टार्ट किया था। गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? तो 566 ईस्वी के अंदर गुहिल ने की थी। यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो सामोली अभिलेख से मिलती है। सामोली अभिलेख कब का है? तो वो है अपना 646 ईस्वी का। कौन से राजा से संबंधित है? तो वो राजा से संबंधित है अपने शिलादित्य से। शिलादित्य गुहिल का कौन सा वंशज था? पांचवा वंशज था। यह अभिलेख और क्या जानकारी देता है? यह अभिलेख एक जावर माता मंदिर और जावर के खनन उद्योग की भी जानकारी देता है। फिर हमने गुहिलों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ मत पढ़े थे। अपने सबसे पहले इतिहासकार क्या आते हैं? कौन से? कर्नल जेम्स टोड। जो क्या कहते हैं? जो कहते हैं कि गुहिल जो है वो वल्लभी गुजरात के राजा शिलादित्य व उनकी रानी पुष्पावती के वंशज है। दूसरे अपने इतिहासकार आते हैं अबुल फजल। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं गुहिल जो है वो ईरान के शासक नौशे का आदिल के वंशज है। और तीसरे जो अपने इतिहासकार आते हैं वो आते हैं अपने गोपीनाथ शर्मा, जो कि गुहिलों को क्या बताते हैं? ब्राह्मण बताते हैं। और इनके जो मत का समर्थन जो किया था वो आपके किया था एक D.R. भंडारकर और एक किया था आपके मुहम्मद नैण सिंह। फिर हमने जो है पढ़ा कि गुहिल कौन से हिंदू थे? तो गुहिल सूर्यवंशी हिंदू थे। सूर्यवंशी गुहिलों को कौन बताते हैं? तो अपने इतिहासकार है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। वो अपने गुहिलों को क्या बताते हैं? सूर्यवंशी बताते हैं। फिर हमने देखा कि गुहिल वंश की कितनी शाखाएं थी? तो 24 शाखाएं थी। गुहिल वंश की राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें थी? तो 5 रियासत थी, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। सबसे बड़ी मेवाड़, सबसे छोटी शाहपुरा। फिर हमने मेवाड़ का इतिहास जो है वो पढ़ना प्रारंभ किया था। मेवाड़ के अंदर कौन से वंश का शासन था? तो गुहिल वंश का शासन था। मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या क्या मिलते हैं हमें? मेदपाट, प्रागवाट और शिवी जनपद। फिर हमने देखा बप्पा रावल। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम हमें मिलता है कालभोज। कौन सी प्रशस्ति में मिलता है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। बप्पा रावल कौन से ऋषि का अनुयायी था? तो अपने हरित ऋषि का अनुयायी था। ठीक है। बप्पा रावल ने कौन से राजा को हरा करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था? तो मौर्य राजा मान को हरा करके अधिकार कर लिया था। कब किया था? तो 734 ईस्वी के अंदर। बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए कहाँ तक चला गया था? तो अपने चला गया गजनी, अफगानिस्तान तक। गजनी के कौन से राजा को हटाया था उसने? गजनी के राजा सलीम को। किसे राजा बनाया था? अपने भांजे को। बप्पा रावल के कारण कौन से शहर का नामकरण पड़ा था? तो अपने रावलपिंडी शहर का नामकरण पड़ा, जो वर्तमान के अंदर पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। फिर हमने देखा कि अपने एक इतिहासकार हुए चिंतामणि विनायक वैद्य। वो बप्पा रावल की तुलना किससे करते हैं? तो वो अपने बप्पा रावल की तुलना करते हैं फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से। फिर हमने देखा कि बप्पा रावल जो है वो अपनी राजधानी किसे बनाता है? नागदा को। नागदा के अंदर कौन से मंदिर का निर्माण करवाता है? एकलिंग के मंदिर का निर्माण करवाता है। और सोम को क्या घोषित करता है? एकलिंग का दीवान। कालांतर में मेवाड़ के सभी राजा सोम को क्या घोषित करते हैं? एकलिंग का दीवान। बप्पा रावल ने चित्तौड़ में कौन से सिक्के चलाए थे? तो सोने के सिक्के चलाए थे। कितने ग्रेन के थे? 115 ग्रेन के। बप्पा रावल ने चित्तौड़ में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? तो सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे हम वर्तमान के अंदर क्या कहते हैं? कालिका माता मंदिर कहते हैं। फिर हमने बप्पा रावल की उपाधियों के बारे में भी बात की। तो बप्पा रावल की हमें 3 उपाधियां मिलती है। एक हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे। ठीक है। फिर हमने देखा कि बप्पा रावल अपने अंतिम दिनों में क्या धारण कर लेता है? संन्यास धारण कर लेता है और अपने बेटे खुमान को राजा बना देता है। तो ये हो गया आपका बप्पा रावल कंप्लीट। दूसरे राजा हमने कौन से पढ़े थे? हमने पढ़ा था अलट। अलट का शासनकाल कब से कब तक है? 951 से 971। अलट का हमें अन्य नाम क्या मिलता है? अलट का हमें अन्य नाम जो मिलता है वो मिलता है आलू रावल। अलट की जानकारी के अपने पास में कितने स्रोत है? 2 स्रोत है। एक सारनेश्वर प्रशस्ति, जो कब की है? 953 ईस्वी की। यह प्रशस्ति हमें क्या जानकारी देती है?
यह प्रशस्ति हमें जानकारी देती है कि अल्लट ने अहड़ को जो है वो अपनी दूसरी राजधानी बनाया और यहाँ पर जो है वो एक वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह भगवान विष्णु का अवतार है। और क्या जानकारी देती है यह प्रशस्ति अहड़ की कर व्यवस्था और नौकरशाही व्यवस्था की भी जानकारी देती है। मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी आपके अल्लट ने। फिर हमने कुछ अधिकारियों के नाम देखे, जैसे अमात्य किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। संधि विग्रह युद्ध एवं शांति के मंत्री को। एक्सपर्ट लीग आय व्यय के अधिकारी को। विस्गाधिराज राजवैद्य को। बंदीपति राजा की प्रशंसा करने वाले को कहा जाता था। ये हो गई आपकी सहारनेश्वर प्रशस्ति कंप्लीट। दूसरा अभिलेख जो अल्लट के बारे में जानकारी देता है वो कौन सा है? वो है शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख। कब का है? 977 ईस्वी का। यह अभिलेख हमें क्या बताता है? यह अभिलेख बताता है कि अल्लट की माता का जो नाम था वो महालक्ष्मी था, जो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थी। और अल्लट की पत्नी का नाम जो था वो हरिया देवी था, जो कि एक हूण राजकुमारी थी, और उसने हर्षपुर नामक गांव की जो है वो क्या की थी? स्थापना की थी। तो ये हो गया आपका अल्लट कंप्लीट। फिर हमने कौन से राजा पढ़े थे? फिर हमने पढ़े अगले राजा जेतर सिंह। जेतर सिंह का शासनकाल कब से कब तक है? 1213 से 53 तक है। अब जेतर सिंह के काल में हमने सबसे पहला एक युद्ध देखा था, भूताला का युद्ध। कब हुआ था? 1227 के अंदर। किस किस के बीच में हुआ था? तो जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला था? इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि जेतर सिंह की क्या हुई थी? विजय हुई थी। इस युद्ध की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इस युद्ध की जो जानकारी मिलती है वो जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मदमर्दन से मिलती है। और इस युद्ध के अंदर जेतर सिंह के दो सेनापति थे, उनका क्या नाम था? बालक और मदन। इस पुस्तक के अंदर इल्तुतमिश को क्या कहा गया था हमीर मदमर्दन में? तो हमीर मदमर्दन के अंदर इल्तुतमिश के जो वर्ड यूज में लिया गया है वो वर्ड यूज के अंदर लिया गया है हमीर। हमने देखा कि जब इल्तुतमिश की सेना भाग रही थी तो फिर उसने नागदा को लूट लिया। अंततः जेतर सिंह अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाता है? चित्तौड़गढ़ को बनाता है। फिर हमने देखा कि 1288 ईस्वी के अंदर इसने दिल्ली के एक और सुल्तान को रहता, उस सुल्तान का नाम था नासिरुद्दीन महमूद। फिर हमने देखा कि जेतर सिंह जो है वो आहड़ को चालुक्यों से मुक्त करवाता है। और फिर हमने देखा कि दशरथ शर्मा जो कहते हैं वो कहते हैं अपने कि जेतर सिंह का शासनकाल जो था वो मध्यकालीन मेवाड़ का क्या था? स्वर्ण काल था। जेतर सिंह के बाद में हमने अगले जो राजा पढ़े वो राजा पढ़े तेज सिंह। तेज सिंह का शासनकाल कब से कब तक है? बताओ रे, कब से कब तक है? तो तेज सिंह का शासनकाल जो है वो 1253 से 73 तक है। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा तेज सिंह के शासनकाल में कि इसने जो है वो दिल्ली की सुल्तान बलबन को हराया था। दूसरा पढ़ा कि इसकी एक रानी थी जैतल देवी, जो चित्तौड़ के अंदर अपने एक मंदिर का निर्माण करवाती है, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। किसका निर्माण करवाती है? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। फिर हमने इसके शासनकाल में एक ग्रंथ देखा था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण, जैनों की किताब है। और ये जो है वो मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। इसे 1260 ईस्वी के अंदर कमल चंद्र ने अहाड़ में प्रकाशित किया था। यह हो गया आपका तेज सिंह कंप्लीट। फिर अगले जो हमने राजा पढ़े थे वो राजा पढ़े थे अपने रतन सिंह, जो कि घुइल वंश की रावल शाखा के क्या थे? अंतिम राजा थे। रतन सिंह का शासनकाल कब से कब तक है? तो वो है आपके 1302 से 1303 तक। अब रतन सिंह के शासनकाल में हमने सबसे पहले पढ़ा कि रतन सिंह के छोटे भाई थे जिनका नाम था कुंभकर्ण। वो जो अपने नेपाल के अंदर घुइल वंश की कौन सी शाखा का शासन स्थापित करते हैं? राणा शाखा का शासन स्थापित करते हैं। अगर कहीं आपको मिले कि कुंभकर्ण ने नेपाल में घुइल वंश की रावल शाखा का शासन स्थापित किया था, तो यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेपाल के अंदर कौन सी शाखा का शासन स्थापित किया था? तो घुइल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। फिर हमने इसके अंदर एक सब हेडिंग पढ़ी थी, वो पढ़ी थी अपनी पद्मिनी। कौन सी पढ़ी थी? पद्मिनी। पद्मिनी कौन थी? तो ये अपने रतन सिंह की रानी थी, सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम गंधर्व सेन था, माता का नाम चंपावती था। राघव चेतन नामक व्यक्ति ने जो है पद्मिनी की सुंदरता के बारे में किसे बताया था? अलाउद्दीन खिलजी को। और 1540 ईस्वी के अंदर मलिक महमूद जायसी, जो जौनपुर यूपी के थे, वो अवधी भाषा के अंदर एक बुक लिखते हैं और उस बुक का नाम क्या रखते हैं? पद्मावत। कब लिखते हैं? 1540 के अंदर। और इसकी भाषा क्या थी? वो थी आपकी अवधी। ठीक है। फिर मैंने बताया कि 28 जनवरी 1303 को जो है वो अलाउद्दीन खिलजी अपने चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है।
फिर हमने देखे आक्रमण के कारण, क्या क्या कारण थे। इन आक्रमण के कारणों को मैं एक बार जो है वो कीवर्ड के अंदर लिख के बता देता हूँ ताकि चीजें आपको जो है वो याद रहे, क्योंकि आरएस मेंस के अंदर ये लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो सबसे पहला कारण क्या था, तो वो था आपके अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार नीति। अलाउद्दीन खिलजी क्या करना चाहता था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा जो कारण था वो था कि चित्तौड़गढ़ किले का कौन सा महत्व था, रणनीतिक महत्व था, क्योंकि ये किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था। तीसरा जो कारण था वो था चित्तौड़गढ़ जो है वो दिल्ली से गुजरात और मालवा के व्यापारिक मार्गों पर क्या था, स्थित था। अतः अलाउद्दीन खिलजी इन व्यापारिक मार्गों पर क्या करना चाहता था, अधिकार करना चाहता था। फिर जो ने चौथा जो कारण देखा वो क्या देखा था, वो देखा कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब 1299 ईस्वी के अंदर गुजरात अभियान पर जा रही थी, तब मेवाड़ के समर सिंह ने उनसे क्या वसूला था, कर वसूला था। अतः अलाउद्दीन खिलजी इसका क्या लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। पांचवा जो कारण देखा वो देखा हमने कि मेवाड़ की शक्तियां क्या हो रही थी, मेवाड़ की शक्तियां क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करना चाहता था, नियंत्रित करना चाहता था, क्योंकि अलाउद्दीन को लग रहा था कि अगर आज ही इनको अपने कंट्रोल नहीं किया तो फिर ये कल अपने दिल्ली आ जाएंगे और दिल्ली आकर के अपने को कहेंगे कि लाओ टैक्स दो, वरना हम जो दिल्ली पर क्या करेंगे, अधिकार। और लास्ट कारण जो आपका बच गया वो आपका सबसे फेवरेट कारण था, वो था आपका पद्मिनी की सुंदरता। कौन सा कारण था, पद्मिनी की सुंदरता। इतने ही कारण थे। फिर मैंने आपको बताया कि 28 जनवरी 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन 25 अगस्त सॉरी 28 जनवरी को तो आक्रमण करता है, 25 अगस्त 1303 को जो है वो अलाउद्दीन खिलजी क्या कर लेता है, चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। इससे पहले जो आपने पढ़ा था चित्तौड़ का साका, कब हुआ था, तो वो हुआ था आपके 1303 ईस्वी के अंदर। और इसके अंदर जो है वो आपके जोहर जो किया था वो पद्मिनी ने किया था 1600 अन्य महिलाओं के साथ में। किसने किया था, पद्मिनी ने। और इसके अंदर जो केसरिया जो किया था वो आपके किया था रतन सिंह ने। किसने किया था, रतन सिंह ने। इसके अंदर जो रतन सिंह के दो सेनापति थे, एक का नाम था गोरा और एक का नाम क्या था, बादल। फिर हमने पढ़ा कि 25 अगस्त 1303 को फाइनली अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और किसे सौंप देता है, अपने बेटे खिज्र खान को। फिर हमने पढ़ा कि इसने बेटे खिज्र खान को सौंप दिया और चित्तौड़ का नाम बदल करके क्या कर दिया था, खिजराबाद। और खिजराबाद नाम हमें कहाँ से मिलता है, तो अपने चित्तौड़ के अंदर एक पीर बाबा हुए दाइबी पीर की दरगाह, उसके बाहर जो फारसी अभिलेख लगा हुआ है, कब का था फारसी अभिलेख, वो 1325 ईस्वी का था। इसके अंदर जो हमें चित्तौड़ का नाम क्या मिलता है, खिजराबाद मिलता है। फिर हमने देखा कि खिज्र खान जो है वो कौन सी नदी पर पुल बनवाता है, तो वो अपने गंभीरी नदी पर पुल बनवाता है। फिर हमने देखा कि खिज्र खान ने जो है वो चित्तौड़ के अंदर एक मकबरे का निर्माण करवाया, और मकबरे के फारसी अभिलेख कब का था, मकबरे का फारसी अभिलेख 1310 के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया गया था। क्या क्या, दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया गया था। संसार का रक्षक। फिर हमने देखा कि थोड़े समय पश्चात जो है वो चित्तौड़ किसको सौंप दिया गया था, तो वो सौंप दिया गया था आपके मालदेव सोनग्रा को, जो कि किसके, जालौर के राजा कानर देव सोनग्रा का क्या था, भाई था। जब अलाउद्दीन खिलजी जालौर पर अधिकार कर लेता है तब मालदेव सोनग्रा जो है अलाउद्दीन खिलजी अधीनता स्वीकार कर लेता है। तब अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि जा मालदेव, तुम राजस्थान का ही राजा है और मैं तुझे एक राजस्थान का किला सौंप रहा हूँ, उस किले का नाम है चित्तौड़गढ़। ठीक है। तो फिर हमने पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी का एक दरबारी विद्वान था, उसका नाम था क्या था, अमीर खुसरो। इसने एक बुक लिखी थी खजाइनुल फुतूह। क्या नाम था उसका, खजाइनुल
फुतू, या इसी बुक का एक और नाम क्या है, तारीख एलाई। यानी अलाउद्दीन का इतिहास। इस पुस्तक के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के कौन से आक्रमणों की जानकारी मिलती है, यानी राजस्थान आक्रमणों की जानकारी मिलती है। अब मैंने किसी बैच के अंदर लिखाया था कि अलाउद्दीन खिलजी की इस तारीख एलाई पुस्तक से जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान आक्रमणों की जानकारी मिलती है। तो फिर एक बच्चा खड़ा हुआ, दूसरे दिन टेस्ट हुआ, टेस्ट के अंदर आया कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी जो है वो खजाइन उल फुतू नामक पुस्तक से मिलती है। बच्चे ने ऑप्शन को गलत कर दिया। दूसरे दिन मेरे पास में मैंने मुझे कहा कि सर आपने तो ये लिखा ही नहीं, आपने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो है वो राजस्थान आक्रमणों की जानकारी मिलती है। तो फिर मुझे यार बड़ी हंसी आई कि यार चित्तौड़ जो है वो राजस्थान के अंतर्गत आता है या फिर गुजरात के अंतर्गत आता है। तो फिर कहा सर आपको लिखाना चाहिए ना कि अलाउद्दीन खिलजी के जो चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी खजाइन उल फुतू से मिलती है, या ऐसे ही कहा जाता है तारीख एलाई। तो फिर मैंने कहा यार देख, या तो तेरे ज्यादा छोटा है, मतलब कम उम्र के अंदर आ गया, ज्यादा अभी तक तेरी समझ डेवलप हुई नहीं है इस बार, वरना यार ऐसे तो राजस्थान के अंदर तो चित्तौड़ के अंदर आता है। इसी पुस्तक से जो है आपके जालोर आक्रमण की जानकारी मिलती है, इसी पुस्तक से जो है आपके सिवाना आक्रमण की जानकारी मिलती है। अब या तो फिर मैं इनको अलग अलग लिखाऊं कि इस पुस्तक से अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी मिलती है, आगे जालोर पढ़ाऊं तब पढ़ाऊं कि इस पुस्तक से जो है अलाउद्दीन खिलजी की जालोर आक्रमण की जानकारी मिलती है, इस पुस्तक से पढ़ाऊं कि अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर आक्रमण की जानकारी जो है वो इस पुस्तक से मिलती है। वरना मैं डायरेक्ट लिखा दूं कि इस पुस्तक से अलाउद्दीन खिलजी की राजस्थान आक्रमणों की जानकारी मिलती है, यानी जहां जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के अंदर आक्रमण किए थे उन सब की जानकारी कौन सी पुस्तक के अंदर मिलती है, खजाइन उल फुतू, या इसी का एक और नाम क्या है, तारीख एलाई। तो कल अपने इतना ही पढ़ा। अब देखो पूरा रिवाइज करने में अपने कितने मिनट लगे, 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट तो तब लगे हैं जब मैंने आपको लगभग आधी चीजें ज्यादा क्या करी है, लिखवाया है। अगर आपको इनको डायरेक्ट पढ़ाओ तो डायरेक्ट में मिनट लगते हैं इनको 4। तो फिर आप जो है इन चीज़ों को पहले काम क्या करना चाहिए। मेरे कल खूब सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर हमें चीज़ें याद नहीं रहती, हम पढ़ते हैं बहुत है पर चीज़ें आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं, कल पढ़ते हैं परसों भूल जाते हैं, हम आगे आगे पढ़ते हैं और पीछे पीछे भूलते हैं। तो फिर मैंने इनको कहा कि देखो आज जो आपको पढ़ाया है वो तो आपको पूरा क्या करना है, याद। फिर आपको जो कल जो पढ़ा है उसका जो 2 से 3 बार क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना। और आप जब भी अपना एग्जाम अपना रजिस्टर खोल के पढ़ो तो आपका जो है वो फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक होना चाहिए। यानी ना कि आज जो पढ़ाया है वही आज आके आज वाला याद करो, बल्कि जो कल पढ़ाया था उसका सबसे पहले एक बार क्या करो, 2 से 3 बार रिवाइज करो, फिर जो आज पढ़ाया है उसको जो है याद करो, और फिर इससे संबंधित जो आपके एमसीक्यू आ रहे हैं उनका जो है आप प्रैक्टिस करो। अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि चीजें अपने याद हो रही है या नहीं हो रही है। एमसीक्यू में कौन से हो गए आपके पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से आपके एक तो ये पता चलेगा कि आपको जो चीजें पढ़ाई गई है उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। एक आपको इस प्रकार इसका पता चलेगा कि किस प्रकार से अंदर एग्जाम जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, और क्या हम उन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मुझे पता है कि अब की बार जो है एक सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था कि 1465 ईस्वी के अंदर रानीसर की लड़ाई निम्न में से किस राजा से संबंधित है, रानीसर की लड़ाई। और उसने जो है आपको ईयर भी दे रखा था 1465 ईस्वी के अंदर, और उसके अंदर जो ऑप्शन जो थे वो थे आपके राणा सांगा, ऑप्शन जो थे वो आपके महाराणा प्रताप, ऑप्शन जो थे आपके वो थे एक रावचंद्र सेन, और एक जो ऑप्शन जो था वो था आपका राज सिंह, राणा राज सिंह। मैं इसलिए आपको कहता हूं कि आपको राजाओं के शासनकाल याद रखने चाहिए। अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों के जैसे एग्जाम खत्म हुआ बच्चे तो हमारे पास में आ जाते हैं, बच्चों ने आकर के कहा कि सर ये देखो ये क्वेश्चन जो है वो आपके नोट्सों के बाहर था। तो फिर मैंने कहा ये तो नोट्सों के बाहर कहाँ था, ये तो नोट्सों के अंदर ही था ना। तो फिर उन्होंने कहा सर किस प्रकार से, आप बताओ।
तो फिर देखो, मैंने कहा राणा सांगा का शासनकाल कब से कब तक है, तो उसने कहा 1509 से 28 तक है। मैंने कहा महाराणा प्रताप का शासनकाल कब से कब तक है, 1572 से 97 तक है। फिर मैंने कहा महाराणा राज सिंह का शासनकाल कब से कब तक है, तो उसने कहा 1652 से 1680 तक है। तो फिर मैंने कहा पीछे बच्ची कौन सा गया आपका 1465 ईस्वी के अंदर, आपका रावचंद्र सेन ऑप्शन के अंदर बच गया। तो या तो फिर आप चीजों रटो, मैं ये नहीं कहता चीजें रटो, आपको चीजें रटो, रटने के साथ साथ में आप चीजें जितनी जल्दी समझ पाओगे उस प्रकार से चीजें आपके जो है वो आंसर सही हो पाएगा। तो इसका जो ऑप्शन कहाँ से हो गया, रावचंद्र सेन, डायरेक्ट टिक हो गया। अब बच्चे कह रहे हैं आपको लिखाया हुआ नहीं है, या तो फिर आप ये करो कि वो कूप मंडूकता की जैसे आ जाए कि आपको अगर जितना किताबों के अंदर दिया गया है आप उतना ही याद करोगे, उसके अलावा आप कहीं इर्द गिर्द दिमाग नहीं लगाओगे, तो फिर ये कंपटीशन का दौर है या गला काट प्रतिस्पर्धा होती है, तो फिर आपका नंबर कहीं पे भी नहीं आना। अगर आप इन प्रकार से चीजें याद करके इन चीजों को समझोगे तो फिर जो है वो थोड़ी बहुत आपका जो है वो पार पड़ सकती है। फिर बच्चा क्या कहता है कि सर आप तो एग्जाम के बाहर हो ना, तब आपको पता चलता है, जब आप एग्जाम के अंदर जाते हो तो आप इतना सोच ही नहीं पाते। तो मैंने कहा इतना सोचना नहीं पाता, पर उसने जो ईयर दिया है उसके ऊपर तो मेरी ध्यान जाएगी, तो ध्यान दी जाएगी, तो जिसके नीचे राजा है उन राजा का शासनकाल तो मुझे याद आएगा। या फिर आप कहते हो कि राजा का शासनकाल याद नहीं करना। और आजकल जो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रही है आरपीएससी और आरएसएसएम भी, वो दो चीजों के पीछे पड़ रही है। एक तो वो पहले पड़ी थी पॉलिटी के पीछे, और अब पड़ी है वो आपके राजस्थान हिस्ट्री के। कौन कौन से दो सब्जेक्ट हैं, एक तो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटी और एक आपका सब्जेक्ट है राजस्थान हिस्ट्री। इन दो सब्जेक्ट से वो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रही है कि आप इनको कितना भी पढ़ो, अगर आपके इन चीजों के समझ नहीं है ना, आपकी इनके ऊपर आपकी क्या है समझ नहीं है, तो फिर आप इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है वो आपके 10 क्वेश्चन आए हैं तो आप उनमें से 5 जो है वो क्वेश्चन क्या करोगे, गलत ही गलत करोगे, और 5 जो है वो आप या तो करोगे ही नहीं या छोड़ ही दोगे, क्योंकि आ नहीं रहे तो फिर या तो गलत करो या फिर छोड़ दो। तो फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रही है। और वो इस बार जो आरपीसी का जो आप ज्यादातर ट्रेंड देखोगे तो वो आपके मिडाइवल से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रही है। कारण ये है कि पिछले 10-15 साल के अंदर जितने एग्जाम हुए हैं उसके अंदर उसने मॉडर्न से भर भर के क्वेश्चन पूछे थे। हम वापस क्वेश्चन वहीं से रिपीट हो रहे हैं और वहीं से उठ रहे हैं, तो अब आरपीसी ने कहा कि यार वापस रिवाइज कर रहे हैं। और बच्चे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर तो ऐसा सब्जेक्ट था कि बच्चे लोड ही नहीं लेते कि हिस्ट्री के अंदर आपको क्या पढ़ना है, आपको मिडाइवल छोड़ देना है। कारण ये है कि मिडाइवल वाला सेगमेंट जो है वो आपका बड़ा है, आपको जो है एंशियंट पढ़ लेना है। क्यों, कारण ये है कि एंशियंट 15 पेज का है और एंशियंट से क्वेश्चन जो पढ़ते हैं वो लगभग आपके 2 से 3 पढ़ते हैं। अब पीछे बचा कौन सा, मॉडर्न के अंदर भी आपके एक पढ़ लो आपकी 1857 की क्रांति, एक पढ़ लो आपके एकीकरण, एक पढ़ लो आपके किसान आंदोलन, एक पढ़ लो आपके ट्राइबल मूवमेंट जनजाति आंदोलन, और एक पढ़ लो आपके प्रजामंडल। इन सब चीजों को पढ़ोगे तो एक दो आपके राजनीतिक संगठन है उनसे ही क्वेश्चन आ रहे थे, तो उनके भी जो है आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो फिर इस प्रकार से अब आरपीसी ने ट्रेंड चेंज किया। अब आरपीसी ने कहा अपना मिडाइवल वाला सेगमेंट है, इससे अपने क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे पढ़े। तो अब अपने कहाँ से पूछना प्रारंभ करेंगे, तो मिडाइवल से पूछना प्रारंभ करेंगे। या फिर अब वो मॉडर्न इस प्रकार से डीप के अंदर पूछ रही है कि बच्चा कर ही नहीं पाता। जैसे पीछे थोड़ी टाइम पहले डिप्टी जनरल का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन जो है वो बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए कुबला भगत, ऑप्शन बी भीमा, ऑप्शन डी देवा, ऑप्शन डी शायद इस प्रकार से ही कुछ पूछा था, लुम्बा वगैरह इस प्रकार से। तो इसके अंदर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ये होगा कि कुबला भगत जो था वो आपके बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित नहीं था, इनका संबंध जो था वो आपके भगत आंदोलन से था। कौन से आंदोलन से था, भगत आंदोलन से।
अब भगत आंदोलन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम दो तो पढ़ लेते हैं कि एक तो भगत आंदोलन किसने चलाया था, गोविंद गिरी ने, और उसके जो एक अन्य नेता जो पढ़ते हैं, उन अन्य नेता का नाम क्या था अपने, सुरजी भगत। फिर देखो अगर बांसवाड़ा प्रजामंडल के अंदर कौन से संबंधित नहीं है, तो कुबला भगत नहीं थे। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके जो है क्वेश्चन पूछ रही है। तो इस बार जो आप नेक्स्ट आपके जो भी है, जैसे आपका आरएस परी आएगा, आपका सब इंस्पेक्टर है, आपका सीईटी है 2026 के अंदर, और जितने भी एग्जाम है मानो 2026 में वापस पटवार आ जाएगी, वापस वीडियो आ जाएगी, इनके अंदर आपके राजस्थान हिस्ट्री से जो ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे जाएंगे वो आपके पूछे जाएंगे। फर्स्ट तो आपके मिडाइवल से, सेकंड जो आपके एंशियंट से, और थर्ड जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपके मॉडर्न से। या तो आपके मॉडर्न से क्वेश्चन इतने इजी पूछे जाएंगे कि आपने अगर थोड़ा बहुत भी मॉडर्न पढ़ रखा है तो आप उनके क्या कर पाओगे, क्वेश्चनों के आंसर दे पाओगे। या फिर आप कितना ही ज्यादा डीप पढ़ लो, वो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन गलत करवाएगा तो करवाएगा ही करवाएगा। या फिर दूसरा जो सब्जेक्ट आता है वो आता है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। इससे जो है वो आपके क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि मतलब हिस्ट्री अगर इन दोनों को कंबाइन करके अगर 30 क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो आपके जो है 17 आर्ट एंड कल्चर से पूछेगा और 13 जो है वो आपके हिस्ट्री से पूछेगा, यानी अप्रोक्सीमेट आर्ट एंड कल्चर से कम पूछता है हिस्ट्री। ठीक है, तो फिर चलिए आज की बातें बहुत हो गई, आज हमने रिवाइज कर लिया, और आज जो हम अगले राजा पढ़ेंगे उन राजा का नाम है हमीर। हेडिंग डाल लीजिए हमीर। हमीर का शासनकाल है 1326 से 64। कब से कब तक है, 1326 से 64। अब देखो हम कौन सी रियासत पढ़ रहे हैं, मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत के अंदर कौन से वंश का शासन है, तो फिर वो अपने गुहिल वंश का शासन है। और अपने गुहिल वंश के अंदर एक राजा हुए रतन सिंह। कौन से राजा हुए, रतन सिंह, जिनके शासनकाल में क्या होता है, 1303 के अंदर साका होता है, और उस साके के अंदर रतन सिंह और बाकी सब लोग जो है वो लड़ते हुए मारे जाते हैं, और किले पर अधिकार कौन कर लेता है, अलाउद्दीन खिलजी। फाइनली कुल मिला के जो किला जो है वो गुहिलों के हाथ से निकल गया। कब निकल गया, वो निकल गया आपके 1303 ईस्वी के अंदर। अब अलाउद्दीन खिलजी किले पर अधिकार करके किले का जो सौंप देता है वो सौंप देता है अपने बेटे खिजर खान को। खिजर खान के बाद में कुछ समय बाद जो किला सौंप दिया जाता है वो सौंप दिया जाता है मालदेव सोनगरा को। और अब मालदेव सोनगरा के बाद में भी मालदेव सोनगरा का बेटा यहाँ पर बैठा हुआ था, और उस बेटे का नाम था आपके बनवीर सोनगरा। क्या नाम था आपके, बनवीर सोनगरा। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये खिजर खान, मालदेव सोनगरा, बनवीर सोनगरा ये चित्तौड़ के राजा है क्या, मेवाड़ के राजा है क्या, नहीं है ना। तो फिर ये क्या है, ये यहाँ पर जो है वो टैक्स लेने के लिए बैठे हुए हैं। किन की तरफ से, दिल्ली वालों की तरफ से। यानी दिल्ली का राजा तो कौन, राजा तो कौन है, जो दिल्ली का सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, वही है। और ये जो है वो इनकी तरफ से टैक्स क्या करते हैं, मेवाड़ से कलेक्ट करते हैं और कहाँ पर भेज देते हैं, दिल्ली पर, अलाउद्दीन खिलजी के पास में। अब जब 1300, अब जब राजधानी चित्तौड़ थी गुहिलों की, तो राजधानी पर तो किसका अधिकार हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का, यानी तुर्कों का। तुर्क आकर के बैठ गए। पर मेवाड़ के अंदर जो बाकी गांव बचे थे, उन गांवों के अंदर तो किनका शासन है, गुहिलों का। उनके अंदर तो गुहिल बैठे हैं। वैसे ही एक अपने राजसमंद जिले के अंदर कुंभलगढ़ की तरफ गांव पड़ता है, उस गांव का नाम था सिसोदा। क्या नाम था, सिसोदा। और इस सिसोदा गांव में एक गुहिल रहता था जिसका नाम था हमीर। क्या नाम था, हमीर। 1303 के अंदर जब चित्तौड़ का साका होता है, उस साके के अंदर गुहिल के दादा, दादा, पिता व उनके 6 भाई जो है वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उस टाइम जो है गुहिल छोटा बच्चा रहे होगा, लेकिन अब 1303 से 1326 22-23 साल का टाइम हो गया। अब गुहिल जो है वो बड़ा हो गया, तो फिर अब उसे यार लगता है कि यार मेवाड़ अपना है, यानी चित्तौड़ अपना है, और इसके ऊपर अधिकार किसने कर लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने, तुर्कों ने। और जब तुर्कों की लड़ाई हुई थी उसके अंदर ना केवल अपने
राजा रतन सिंह जी लड़ते हुए मारे गए थे, बल्कि मेरे दादा लक्ष्मण सिंह, इनके दादा का क्या नाम था, लक्ष्मण सिंह। मेरे पिता का नाम जो था वो था हरि सिंह। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमीर के पिता का नाम क्या था, हरि सिंह। हमीर के दादा का नाम क्या था, लक्ष्मण सिंह। और उनके 6 भाई जो है वो ना केवल हमारे राजा रतन सिंह जी लड़ते हुए मारे गए थे, बल्कि अब मेरे दादा लक्ष्मण सिंह, मेरे पिता हरि सिंह व उनके 6 भाई जो है वो लड़ते हुए मारे गए थे। उससे भी बड़ा ये कि किले पर अपना अधिकार क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तुरक आकर बैठ गए हैं और यहाँ से टैक्स इकट्ठा करते हैं और कहाँ पर भेज देते हैं, दिल्ली के ऊपर। तो फिर अमीर को लगता है कि यार किला अपने बाप दादा का है, अपने बाप दादाओं ने इसके लिए त्याग किया था, अब उस त्याग को जो है हमें चुकाना है। यानी हमें वापस किले पर क्या करना है, अधिकार करना है। अब जो है वो गुहिल अपने आसपास के गांव में जितने ही गुहिल, हमीर जो है वो अपने आसपास के गांव के अंदर जितने ही गुहिल रहते थे उनके पास में जाता है, उनको इकट्ठा करता है, अपनी एक सेना बनाता है और कहाँ पर आक्रमण कर देता है, चित्तौड़ पर जो है हमला कर देता है। और किसे हरा करके, बनवीर सोनगरा को हरा करके यहाँ पर क्या कर लेता है, हम अधिकार कर लेता है। तो फिर चित्तौड़ निकल तो कब गया था, 1303 के अंदर। किसके हाथ से निकल गया था, रघुइलों के हाथ से। और चित्तौड़ पर वापस अधिकार कौन करता है, अपने करता है हमीर। कब करता है, ये करता है अपने 1326 ईस्वी के अंदर। किसे हरा करके, बनवीर सोनगरा को हरा करके इसने किस पर अधिकार कर लिया था, चित्तौड़ पर। और यह कहाँ, कौन से गांव का था, सिसोदा गांव का था। अंत यहाँ से गुहिल वंश की कौन सी शाखा का शासन प्रारंभ होता है, वो होता है अपने गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। देखो, कल मैंने आपने बताया था कि राजाओं के राज में होता क्या था कि एक जो बड़ा भाई जो बन जाता था वो क्या बन जाता था, राजा। और अन्य भाई क्या बनते थे, सामंत। क्या बनते थे, सामंत। ये जो राजा के अंडर में भूमि होती थी उस भूमि को कहा जाता था क्या, खालसा। और ये जो भूमि होती थी इस भूमि को कहा जाता था जागीर या ठिकाना या परगना। जागीर या ठिकाना या परगना। फिर मैंने आपको बताया कि मेवाड़ वाले किसकी उपाधि धारण करते थे, राजा किसकी उपाधि धारण करते थे, रावल की। तो फिर राणा किसकी उपाधि, सामंत कौन सी उपाधि धारण करते थे, राणा की। तो फिर अब गोहिल जो है वो कौन से गांव का सामंत था, तो वो गांव का अपने सिसोदा गांव का सामंत था। तो यहाँ से कौन सी शाखा का शासन प्रारंभ हुआ, सिसोदिया शाखा का। और इसने जो अपनी उपाधि जो प्रयोग की थी वो उपाधि कौन सी प्रयोग की थी, वो की थी अपनी राणा उपाधि का प्रयोग किया था। प्रयोग किया था। अब देखो, मेवाड़ हाथ से निकल गया था कब, 1303 के अंदर, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह से, रावल रतन सिंह से। चित्तौड़ पर वापस अधिकार कौन करता है, हमीर। कब करता है, 1326 के अंदर। यानी इसने डूबे हुए मेवाड़ को, एक बार मेवाड़ की शक्तियां सारी डूब गई थी, अब इसने वापस मेवाड़ की शक्तियों को क्या किया है, उठाया है। अर्थात इसने जो है वो चित्तौड़ पर क्या किया है, अधिकार किया है। और अधिकार किया है अर्थात बचाया है मेवाड़ को। और बचाने वाले को कहा जाता है उद्धारक। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक, सेवियर ऑफ मेवाड़। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। अब देखो, बनवीर सोनगरा, मैंने आपको बताया इसने किससे हरा करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था, बनवीर सोनगरा को। बनवीर सोनगरा यहाँ पर किन की तरफ से टैक्स लिया करता था, दिल्ली वालों की तरफ से। अब जब ये भगा गया तो वापस कहाँ पर जाएगा, दिल्ली। और इस समय जो दिल्ली के अंदर जो शासन बन रहा था, बनवीर सोनगरा भाग करके किसके पास जाएगा, दिल्ली वाले राजा के पास में। और इस समय जो दिल्ली का राजा था वो एक तुगलक वंश का राजा था, खिलजी वंश का राजा शासन समाप्त कर लिया और तुगलक वंश का शासन जो है यहाँ पर आ गया था। फिर तुगलकों ने भी यही कहा कि आप जो पहले खिलजी वंश को टैक्स देते थे उसी प्रकार आप हमें भी टैक्स दे देते और आप यहाँ पर क्या कर लो, अधिकार कर लो। तो उस समय मेवाड़ को, दिल्ली का जो राजा था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक।
अब जो है आपके बलवीर सोनग्रा भाग करके वापस मोहम्मद बिन तुगलक के पास में जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक को कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने में चित्तौड़ जो है वो हाथ से निकल गया, वापस किसने अधिकार कर लिया? घुइलों ने अधिकार कर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं घुइल कहाँ से आ गए? तो ये कहता है कि अपने कुंभलगढ़ राजसमंद में कुंभलगढ़ की तरफ एक गांव पड़ता है सिसोदा, वहां का एक घुइल है और उस घुइल का नाम क्या है? हमीर। उसने कहाँ पर अधिकार कर लिया है? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि ऐसे कैसे अधिकार कर लिया, ऐसे कैसे घुइल आ गए, अब चल मैं चलता हूँ तेरे साथ में। तो फिर उधर से अपने मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो सेना लेकर के आता है आक्रमण करने के लिए। इधर से जो है अपने हमीर को पता चलता है तो हमीर जो अपने सामने ही चला जाता है। हमीर कहता है कि इतनी दूर आकर के कष्ट क्यों करेगा, मैं आ जाता हूँ तेरे सामने ही। तो अपने बांसवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है सिंगोली। कहाँ पर जगह पड़ती है? बांसवाड़ा के अंदर। तो उस जगह पर इन दोनों के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। कब होता है? वो होता है आपके 1336 ईस्वी के अंदर। किन किन के बीच में होता है? हमीर वर्सेस इल्तुतमिश, अरे मोहम्मद बिन तुगलक है दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ का राजा है? दिल्ली का राजा है। हम युद्ध हुआ है तो युद्ध का कोई ना कोई परिणाम अवश्य निकला होगा। तो इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि हमीर के क्या हुई थी? विजय हुई थी। क्या हुई थी? अमीर की विजय हुई थी। अब लोगों ने अमीर को कहा कि यार अमीर तू तो बड़ा शक्तिशाली राजा है यार, चित्तौड़ पर तूने वापस अधिकार कर लिया, तूने वापस जो है वो दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को हरा दिया, तो फिर जो है तू तो बड़ा शक्तिशाली राजा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत के अंदर आज तक यह प्रथा प्रचलित है कि हम अच्छा बुरा काम जो करते हैं उसका क्रेडिट भगवान को दे देते हैं। मानो कि मैंने कोई अच्छा काम किया तो मैं कहूंगा कि करवाने वाला कौन है? भगवान है, ये काम मैंने थोड़ी किया है। मानो मैंने कोई काम बुरा किया तो फिर मैं क्या कहूंगा कि ये काम तो मैंने नहीं किया, ये काम किसने करवाया है मुझसे? भगवान ने करवाया है। तो फिर जो इस समय जो अमीर कहता है कि ये सारी करवाने वाली कौन है? अपनी बरवड़ी माता है। कौन सी माता है? बरवड़ी माता है। मैंने बरवड़ी माता के आशीर्वाद से क्या जीता है? चित्तौड़ जीता है। और किसे हराया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। तो ये जो है अपने चित्तौड़ के अंदर कौन से मंदिर का निर्माण करवाता है? बरवड़ी माता के मंदिर का निर्माण कहाँ करवाता है? चित्तौड़ के अंदर। और ये जो है वो मेवाड़ के घुइल वंश की इष्ट देवी है। बरवड़ी माता क्या है? मेवाड़ के घुइल वंश की क्या है? भाई मेवाड़ वालों ने कहा कि अपने जो है रणा हुए थे हमीर, जिन्होंने एक बार मेवाड़ की शक्तियां डूब गई थी, उन्हें वापस उठाया। उनकी माता, उनकी इष्ट देवी कौन थी? बरवड़ी माता थी। उन्होंने बरवड़ी माता के आशीर्वाद से जो है वो मेवाड़ को वापस जीता था। तो हमारी भी इष्ट देवी कौन होगी? बरवड़ी माता। तो अब यहीं पे एक नोट डाल के लिख लो, इनकी कुल देवी कौन सी देवी? कुल देवी। इनकी जो कुल देवी है वो है आपके बाण माता। एक बार आप लिखो, फिर जो है इन दोनों के बीच में जो है मैं आपको समझाता हूँ कि किसे किसे कहते हैं। तो मेवाड़ के गुहिल वंश की इष्ट देवी तो कौन है? बरवड़ी माता। और कुल देवी कौन सी है? बाण माता। अब देखो, अपने यहाँ पर जितने बैठे हैं अपने किसी ना किसी कुल या वंश से संबंधित है, और उस कुल की एक निश्चित देवी है, वो अपने क्या कहलाती है? कुल देवी मानो। और इस देवी के अलावा हम जितनी भी देवी की पूजा करते हैं वो अपने क्या कहलाती है? इष्ट देवी। कि देखो, मेरा मानो कुल है, कुल से संबंधित कोई एक देवी है। फिर मैंने आरएस की तैयारी स्टार्ट की, मुझे लगा कि मेरा प्री जो है वो अपने संतोषी माता पास करवा सकती है, तो संतोषी माता मेरी क्या हो गई? इष्ट देवी हो गई। फिर मुझे लगा कि यार अपना मेंस जो है वो अपना पास करवा सकती है, अपने दुर्गा माता पास करवा सकती है। तो फिर वो मेरी इष्ट देवी एक और कौन सी हो गई? दुर्गा माता हो गई। इसका मतलब इष्ट देवियां खूब सारी हो सकती है, एक व्यक्ति की इष्ट देवी कम से कम 4 से 5 इष्ट देवी भी हो सकती है। इससे भी क्या हो सकती है? ज्यादा हो सकती है। पर कुल देवी कितनी होती है?
एक ही होती है। जैसे मानो इनकी एक शाखा कौन सी थी, मेवाड़ के अंदर थी, मेवाड़ वाले अपनी इष्ट देवी किसे मानते थे, अपने बरवड़ी माता को। इनकी एक शाखा नेपाल चली गई, वो अपनी कुल देवी तो कौन से मानते हैं, बाण माता को। और मानो इन्होंने अपनी इष्ट देवी कोई और मानना प्रारंभ कर दिया हो। इनकी एक शाखा चली गई थी महाराष्ट्र के अंदर, वो अपनी इष्ट देवी किसी और देवी को मानती हो, पर उनकी कुल देवी तो कौन सी थी, बाण माता। इसका मतलब कुल देवी फिक्स है और बाण माता क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं हमीर की उपाधियों के बारे में। तो आप हेडिंग डालिए टाइटल ऑफ हमीर, हमीर की उपाधियां। हमें जो है 3 उपाधियां मिलती है हमीर को। कितनी उपाधियां मिलती है, 3। सबसे पहली उपाधि कौन है, कौन सी है, वो है आपके विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। दूसरी उपाधि कौन सी है, वीर राजा। और तीसरी उपाधि कौन सी है, वो है आपकी प्रबल हिंदू। अब देखो, पहला जो नाम मिलता है विषम घाटी पंचानन, ये अपने बप्पा रावल का नाम पड़ा था कालभोज। कौन सी प्रशस्ति के अंदर मिलता है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। तो ये नाम भी जो है अपने कहाँ पर मिलता है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। कौन सी प्रशस्ति के अंदर, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। क्या नाम मिलता है, विषम घाटी पंचानन। विषम का अर्थ होता है कठिन, क्या होता है, कठिन। घाटी का अर्थ होता है युद्ध, पंचानन का अर्थ होता है शेर। वो जो कठिन युद्धों के अंदर शेर के समान दिखता था, उसे क्या कहा जाता था, विषम घाटी पंचानन। हमीर एक बड़ा राजा था और जो इसने बड़े बड़े युद्ध किए थे, इसलिए इसका जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर क्या नाम मिलता है, विषम घाटी पंचानन। यानी कुंभा लिखाता है कि वो एक क्या था, युद्धों के अंदर शेर के समान जो है वो प्रस्तुत आता था। वीर राजा जो मिलता है, कुंभा ने एक पुस्तक लिखी रसिक प्रिया, टीका लिखी थी। उस टीका के अंदर कुंभा लिखता है कि मेरे जो राजा थे वो आगे हमीर, पूर्वज हमीर जो थे वो एक वीर राजा थे। वो क्या थे, हीर राजा थे, वीर राजा थे। अब बाकी आता है अगला नाम क्या है, प्रबल हिंदू। अपने एक इतिहासकार हुए जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। वो कहते हैं कि हमीर जो था वो एक प्रबल हिंदू व्यक्ति था। यानी वो किनकी, जो दिल्ली वालों तुर्कों से क्या करवाता है, चित्तौड़ को मुक्त करवाता है और दिल्ली वाले तुर्कों को क्या करता है, हराता है। यानी वो हिंदुओं की रक्षा करता है। इसका मतलब वो एक कौन सा व्यक्ति था, प्रबल हिंदू व्यक्ति था। अब देखो, एक नोट डाल के आप लाइन लिखो कि सिसोदा गांव की स्थापना राहप ने की थी। आप एक बार लिखो, फिर मैं जो है वो समझाता हूँ। सिसोदा गांव की स्थापना किसने की थी, राहप ने की थी। अब देखो, आपको चीजें लिखनी नहीं है, आपको चीजें बस एक बार क्या करनी है, समझनी है। अपने मेवाड़ के अंदर एक राजा हुए, उन राजा का नाम है रण सिंह, या इन्हीं का दूसरा नाम हमें मिलता है कर्ण सिंह। आपको कहीं पर जो है वो दोनों अलग अलग बताए होंगे, और दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही राजा है। इनके जो है वो सबसे बड़ा बेटा था, उसका जो नाम था वो नाम था आपके छेम सिंह। क्या नाम था, छेम सिंह। इनका एक और बेटा था, जिस बेटे का नाम क्या था, राहब। अब मैंने आपको बताया मेवाड़ के अंदर सबसे बड़ा बेटा क्या बनता था, राजा। तो वो और उपाधि कौन सी धारण करता था, वो रावल। इसका मतलब रावल तो कौन बनेंगे, छेम सिंह। तो राहब को क्या बनाया जाएगा, राणा। और राहब को एक गांव दिया गया था, उस गांव का नाम था सिसोदा। कौन सा गांव, सिसोदा। और इसने उपाधि कौन सी धारण की, राणा। इसलिए अमीर ने भी किसकी उपाधि धारण की थी, राणा। फिर देखो इधर छेम सिंह के बाद में इसका बेटा राजा बना, पोता पड़पोता लड़पोता सड़पोता, ऐसे करते करते अंतिम राजा कौन बने अपने यहाँ पर, रावल रतन सिंह।
इधर अपने राहब के बेटे पोते पड़पोते लड़पोते सड़पोते ऐसे बनते बनते अंतिम जो इधर रावल बने वो बने रावल लक्ष्मण सिंह। और इनका एक जो बड़ा ही बड़ा बेटा था उसका नाम था हरि सिंह, और इसी हरि सिंह का बेटा था हमीर। जब 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, उस आक्रमण के अंदर चित्तौड़ का साका होता है, उस साके में रावल रतन सिंह मारे गए थे। इधर से जो है वो राणा लक्ष्मण सिंह और इनके 7 बेटे जो है वो लड़ते हुए क्या हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब मान लो अगर यदि ये युद्ध ना हुआ होता तो इधर अपने रावल रतन सिंह के बाद में इनका बेटा पोता पड़पोता सड़पोता लड़पोता ऐसे राजा बनते। इधर राजा कौन बनता, इधर लक्ष्मण सिंह के बाद में हरि सिंह बनता, हरि सिंह के बाद में हमीर बनता, फिर हमीर का बेटा पोता पड़पोता ऐसे बनते। देखो इस युद्ध से थोड़े पहले टाइम की बात है, यानी ऐसी कहानियां चलती है, इस युद्ध से थोड़े पहले टाइम की बात है। एक बार हरि सिंह अपने दोस्तों के साथ में शिकार खेलने गया हुआ था। क्या खेलने गया हुआ था, शिकार। उस टाइम जो है वो जंगली सुअर का शिकार बहुत अच्छा माना जाता था। जंगली सुअर बहुत खतरनाक जानवर होता है। तो हरि सिंह जो है वो जंगली सुअर का शिकार करने अपने दोस्तों के साथ में घोड़ों पर सवार होकर के जा रहा था। अब दोनों तरफ खेत है, बीच में से खेतों के बीच में से रास्ता जा रहा था। तो हरि सिंह और हरि सिंह के दोस्त उस रास्ते रास्ते जा रहे हैं। उस रास्ते पर एक लड़की अपनी भैंस को पानी पिलाने के लिए जा रही थी। किसको, अपनी भैंस को पानी पिलाने के लिए जा रही थी। तो हरि सिंह का जो एक दोस्त था, उस दोस्त ने जो है वो कमेंट पास कर दिया उस लड़की को, यानी छेड़ दिया। उस लड़की ने उस लड़के की तरफ देखा ही नहीं। उसके हाथ में जो रस्सी थी भैंस वाली, उसने वो यूं करके फेंकी घोड़े के पैरों में, घोड़ा और घुड़सवार दोनों नीचे। अब दोस्तों को लगा कि यार क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर किसी एक दोस्त ने कहा कि इसने उस जो है लड़की को छेड़ दिया। उस लड़की को गुस्सा आया और उसने पता नहीं रस्सी कैसे फेंकी कि घोड़ा और घुड़सवार दोनों गिर गए, और वो लड़की उनकी तरफ देखा ही नहीं, वो आगे चली गई। अब दोस्तों को लगा कि यार गजब बहादुर लड़की है, यूं घोड़े को गिरा गई। अब भाई थोड़ी टाइम बाद में वो अपना शिकार खेलने के अंदर बिजी हो गए। अब हरि सिंह को काफी टाइम बाद एक जंगली सुअर दिखा, और हरि सिंह ने जैसे ही जंगली सुअर के तीर लगाया, इस बार जो है वो जंगली सुअर के तीर लगा तो सही, पर जंगली सुअर मरा नहीं, वो घायल होकर के एक खेत के अंदर घुस गया। तो अब हरि सिंह ने अपना घोड़ा खेत की तरफ दौड़ाया। अब जैसे ही वो हरि सिंह खेत के अंदर घुसने लगा तो फिर आगे सेम वही लड़की तैयार खड़ी थी। उस लड़की ने कहा आगे किधर। हरि सिंह ने कहा अरे वो मेरा शिकार जा रहा है, उसे मुझे लेकर के आना है। उस लड़की ने कहा कि तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है, तुम ये घोड़ा लेकर के हमारी फसल के अंदर बढ़ोगे, हमारी फसल खराब नहीं होगी, इतनी भी अक्ल नहीं है तुझमें। अरे हरि सिंह ने कहा अरे मुझे मेरा वो शिकार लेके आना है, शिकार लेके आना है। तो उस लड़की ने कहा तू यहीं रुक, मैं तुझे तेरा शिकार ला करके देती हूँ। हरि सिंह ने कहा वो जंगली सुअर है, पता है तुझे। उस लड़की ने कहा तू चुपचाप यही खड़ा रहे, मैं ऐसे जंगली सुअर रोज मारती हूँ। वो लड़की अपना तीर कमान उठाती है, जाती है, जंगली सुअर को मारती है और उसे घसीटते हुए बाहर ला करके हरि सिंह को दे देती है ये ले, यही चाहिए था तुझे। अब हरि सिंह को लगा यार गजब बहादुर लड़के, इसका मतलब पहले इसने घोड़े को गिरा दिया, अब इसने जो है वो जंगली सुअर को मार के लेके आई। अब हरि सिंह ने पूछा कि ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा। अब हरि सिंह को पता चला, जब हरि सिंह उसके लड़की के पिता के पास में गए और उसे ये सारी बातें बताई कि या भाई ये हुआ, आपकी लड़की जो है वो गजब बहादुर है, उसने सबसे पहले घोड़े को गिरा दिया, उसके बाद में जो है इसने जंगली सुअर का शिकार कर लिया। और ये इस बहादुर लड़की से जो हरि सिंह जो कहता है कि इस बहादुर लड़की से मैं क्या करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। अब किसान, उस लड़की का पिता साधारण किसान, उस साधारण किसान की क्या औकात की मना कर दे। अब सिसोदा का राजकुमार खुद आपकी राजकुमारी से शादी करने के लिए आया हुआ है बेटी से। तो फिर किसान ने कहा भाई आप तो अभी कर लो। 4-5 दोस्त गए हुए थे, पंडित जी बुलाए और शादी वगैरह करके वापस आ गए। तो फिर हरि सिंह जी जो अपने शिकार करने गए हुए थे पर शिकार होकर के आ गए थे। अब हरि सिंह जी को लगा यार शादी तो कर ली, पापा जी को जाकर के क्या जवाब दूंगा, पापा को क्या ये कहूंगा क्या कि पापा मैं खुद शिकार करने के लिए गया था पर शिकार होकर के आ गया। तो फिर हरि सिंह जी जो है वो अपनी एक रानी थी, उस रानी को जो है वो अपने परिवार से अलग रखा करते थे, सिसोदा गांव के अंदर ही अलग परिवार के अंदर रखा करते थे। और उसी रानी का जो बेटा होता है उस बेटे का नाम क्या होता है, हमीर। अब 1303 के अंदर जो चित्तौड़ का साका होता है, उस साके के अंदर मैंने आपको बताया कि लक्ष्मण सिंह
और इनके 7 बेटे लक्ष्मण सिंह, हरि सिंह और उनके 6 भाई जो है वो लड़ते हुए क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। पर इसके अंदर इनका एक बेटा था, वो जो है वो आपके जिंदा बच जाते हैं। उस बेटे का नाम था अजय सिंह। अब भाई हमीर छोटा बच्चा था, तो सिसोदा का अब इनके बाद में राजकाज काज कौन संभाले, राजकाज कौन संभाले। तो इधर अजय सिंह जो है वो अपने सिसोदा का सामंत बना हुआ था। अब एक दिन अजय सिंह को पता चलता है कि सिसोदा गांव के आसपास में कोई एक डाकू है। वो जो है वो सिसोदा गांव के किसानों को बहुत ज्यादा क्या करता है, परेशान करता है। वो किसानों के पशु खोल के लेके चला जाता है, वो किसानों का अनाज लूट के लेके चला जाता है। तो फिर किसान जो है वो भाग करके कहाँ पर आए, अजय सिंह के पास में आए और कहा कि अजय सिंह, हमें एक डाकू है, उस डाकू का नाम है मुंजा बालेचा। मुंजा बालाचे वो जो हमें क्या करता है, बहुत ज्यादा क्या करता है, परेशान करता है, तुम इससे जो है छुटकारा पा। तो इस अजय सिंह का एक बेटा था, जिस बेटे का नाम था सज्जन सिंह। तो अजय सिंह अपने बेटे सज्जन सिंह को भेजता है कि सज्जन जा यार, सज्जन देख के आ वो डाकू वाला क्या मामला है, सल्टा के आ। अब सज्जन भाई डाकू को देखने गया, पर हुआ उल्टा, डाकू ने सज्जन को देख लिया। डाकू ने क्या कर दिया, सज्जन को ही पीट दिया। अब सज्जन वापस पापा के पास में आया, अजय सिंह के पास में, और अजय सिंह को आकर के कहा कि पापा, डाकू ने मुझे पीट दिया। अब हमीर वहीं पर खड़ा था, छोटा बच्चा ही था थोड़े टाइम पर। तो फिर हमीर अजय सिंह को कहता है कि चाचा, क्या इस डाकू से निपटने के लिए मैं जाऊं। अब अजय सिंह को लगा यार छोटा बालक है, अभी तक इसको किसी युद्ध के अंदर भेजा भी नहीं है, तुझे मैं कैसे भेज दूं। अब हमीर कहता है कि चाचा, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, एक बार सेवा का मौका तो अवश्य दो। तो फिर अपने अमीर जाता है और अपने अमीर जो है वो मुंजा बालिचा का सिर काट के लेके आता है। किसका, मुंजा बालिचा का क्या काट कर लेकर आता है, सिर काट कर लेकर आता है। अब अजय अजय सिंह ने कहा यार, वाह शाबाश मेरे चीते, गजब बहादुर लड़का है, इतनी कम उम्र के अंदर इतने बड़े डाकू का तुम सिर काट कर लेकर आए। अगर वैसे भी ये लड़ाई ना होती तो अपने मेरे पिता लक्ष्मण सिंह के बाद मेरा यहाँ का सामंत कौन बनते, हरि सिंह, और हरि सिंह के बाद में जो है वो सामंत कौन बनता, तू ही बनता। मैं तो इसलिए सिसोदा संभाल रहा था क्योंकि उस समय तो तू जो है वो छोटा था, ताकि मैं जो है इस चीज को संभाल पाऊं। अब जो है तू एकदम इतना वीर योद्धा है और तू संभाल सकता है, तो अब जो तू सामंत कौन कहाँ का बन जा, सिसोदा का सामंत इसके चाचा अजय सिंह ने किसे को बना दिया, हमीर को बना दिया। अब सज्जन सिंह यार बड़ा नाराज हुआ। सज्जन ने कहा यार चाचा, बड़ा हानिकारक है तू तो स्वास्थ्य के लिए, पापा तू तो बड़ा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और सज्जन सिंह यहाँ से नाराज होता है और अपने चला जाता है दक्षिण भारत। और इसी सज्जन सिंह की 19वीं पीढ़ी के अंदर हुए थे महाराज छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने छाती कूट कूट के कहा था कि हम क्या है, सिसोदिया हैं, क्योंकि वो कहाँ से गांव के गए थे, सिसोदा गांव से गए थे। तो अपने शिवाजी वाली शाखा भी कहाँ से गई थी, सिसोदिया शाखा की थी, और कहाँ से गई थी, सिसोदा गांव से गई थी। और इस सिसोदा गांव की स्थापना कौन करता है, राहब। इसे ऐसे कुल मिलाकर के गोहिल वंश की कितनी शाखाएं थी, 24 शाखाएं थी। देखो, एक तो अपने मेवाड़ के अंदर हम पढ़ ही रहे हैं, फिर हमने पढ़ा कि कुंभकर्ण नेपाल के अंदर गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित करता है। 2, एक अपने सज्जन सिंह दक्षिण भारत के अंदर चला जाता है। 3, ऐसे कुल मिलाकर के गोहिल वंश की कितनी शाखाएं थी, 24 शाखाएं थी। और यही जो अमीर जो है वो आगे जाकर के 1326 ईस्वी के अंदर किसे हराता है, बनवीर सोनग्रा को, और किस पर अधिकार कर लेता है, वो अधिकार कर लेता है अपने चित्तौड़गढ़ पर। तो आज जो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार जो है हम उसका वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो आज देखो, आज हमने सबसे पहले अपना हमीर जो है वो पढ़ना प्रारंभ किया था। हमीर का शासनकाल कब से कब तक है, 1326 से 64। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, आपको शासनकाल याद करने हैं, सारे राजा के शासनकाल याद करने हैं। कारण ये है कि आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछ रहा है, और वो क्वेश्चन जो है वो उसी राजा से संबंधित पूछ रहा है, पर जो वो आपको घटना पूछ रहा है कि कौन से राजा से शासनकाल के संबंधित है। अगर आपको शासनकाल याद नहीं होंगे तो फिर आपको जो है वो इस प्रकार के आप क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाओगे। तो हमने पढ़ा कि सबसे पहले इसने किसे हरा करके चित्तौड़ पर अधिकार किया, बनवीर सोनग्रा को हरा करके। कब किया, वो किया आपके 1326 ईस्वी के अंदर। ये कौन से गांव का था, ये सिसोदा गांव का था। अंत यहाँ से गुहिल वंश की कौन सी शाखा का शासन प्रारंभ हुआ था, तो सिसोदिया शाखा का शासन जो है वो प्रारंभ हुआ था। इनके दादा का नाम क्या था, लक्ष्मण सिंह। इनके पिता का नाम क्या था, हरि सिंह।
ये दोनों फैक्ट आपको याद करने हैं, क्योंकि मुझे पता है दो एक साल पहले किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि हमीर के दादा का क्या नाम है। तो उसके अंदर ऑप्शनों के अंदर लक्ष्मण सिंह थे, रतन सिंह थे, समर सिंह था, और जो है वो एक और साथ है तेज सिंह था। तो इसका मतलब हमीर के दादा का नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह था। तो इन चीज़ों को भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। फिर हमने देखा कि इसे मेवाड़ का, इसने कौन सी उपाधि का प्रयोग किया था? तो इसने राणा उपाधि का प्रयोग किया था। फिर हमने देखा कि इसे क्या कहा जाता है? इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। फिर जो है वो इसके शासनकाल में हमने एक युद्ध देखा था। वो युद्ध कौन सा था? सिंगोली का युद्ध। कब हुआ था? 1336 ईस्वी के अंदर। किस किस के बीच में हुआ था? तो वो हुआ था अपने हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के राजा के बीच में। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला था? तो इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि हमीर की इस युद्ध में क्या हुई थी? विजय हुई थी। फिर हमने अगला देखा कि इसने चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसने जो है वो बरोड़ी माता के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, जो कि गुहिल, मेवाड़ के गुहिलों की क्या है? इष्ट देवी है। इष्ट देवियां 4 से 5 भी हो सकती है, 6 से 7 भी हो सकती है, इससे भी ज्यादा हो सकती है, पर कुल देवी क्या होती है? एक ही होती है। और मेवाड़ के गुहिलूस की या फिर पूरे गुहिलूस की कुल देवी कौन सी है? वो है आपकी बाण माता। ठीक है। फिर हमने गुहिल की जो है हमीर की जो है उपाधियों के बारे में बात की थी। कितनी उपाधियां मिलती है? 3। सबसे पहली विषम घाटी पंचानन कौन सी प्रशस्ति में मिलती है? वो मिलती है अपने कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। फिर हमने दूसरी इनकी उपाधि देखी, वो देखी कौन सी? वीर राजा। कौन सी बुक के अंदर मिलती है? तो कुंभ ने एक अपनी टीका लिखी थी, वो लिखी थी रसिक प्रिया। उसके पुस्तक के अंदर जो अमीर को क्या बताया गया? वीर राजा। तीसरी इनकी उपाधि क्या मिलती है? प्रबल हिंदू। कौन बताते हैं? अपने राजस्थान के इतिहास के जनक कहे जाने वाले जो कर्नल जेम्स टोड, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अमीर जो था वो एक क्या था? प्रबल हिंदू था। फिर हमने देखा कि सिसोदा गांव की जो स्थापना करने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का क्या नाम था? राहब। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। और इस चीज को जो है वो आप एक बार गांठ बांध लीजिए कि जो आज जो हमने पढ़ा है, जितना भी आज हमने पढ़ा है, उसको जो है आपको क्या करना है? एज इट इज याद करना है आप। ठीक है। आपको अगर एज इट इज चीजें याद करोगे तो फिर आपको जो है वो चीजें बहुत ज़्यादा चीज़ें सही होगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें सही होगी, तो फिर आपके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी ज़्यादा राइट होंगे। और अपना अल्टीमेट उद्देश्य होता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ज़्यादा सही करके फटाफट जो अपनी नौकरी प्राप्त करना। क्योंकि अगर आप पढ़ ही रहे हो तो आप 2-3 साल इसी प्रकार से ढंग से पढ़ लो, ताकि आपको आगे पढ़ना ही ना पड़े। फिर वरना स्टूडेंट्स क्या करता है? आज से 4 दिन पढ़ता है, 3 दिन नहीं पढ़ता, 3 दिन पढ़ता है, 5 दिन नहीं पढ़ता। आज 12 घंटा पढ़ेगा, नेक्स्ट दिन 2 घंटा ही नहीं पढ़ेगा। तो आप जो है वो एवरेज अपना जो है वो एक डिसिप्लिन बनाइए, शेड्यूल बनाइए, और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है आप क्या करें? पढ़ाई करें। आप, मैं नहीं कहता आप एक दिन के अंदर लगभग जो है वो आप 6 घंटे भी पढ़ाई करते हो तो फिर वो मोर देन सफिशियंट होती है। और चीजें मुझे याद होने का कारण क्या है? एक तो मेरा जो है वो रेगुलर रहा हूँ इसके अंदर क्या रहा हूँ? रेगुलर रहा हूँ, और हर दिन जो है मैंने क्या किया है? चीजों को रिवाइज किया है। आप जिस प्रकार से मुझे हिस्ट्री याद है उसी प्रकार से मुझे इकोनॉमी याद है, जिस प्रकार से मुझे इकोनॉमी याद है मुझे उसी प्रकार से जो है आपकी पॉलिटी याद है, जिस प्रकार से पॉलिटी याद है उसी प्रकार से आपकी जो है जियोग्राफी याद है, और उसी प्रकार से जो है वो आपके RS मेंस वाले छोटे सब्जेक्ट जैसे बिहेवियर, लॉ, सोशियोलॉजी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें याद है। इन चीज़ों का कारण क्या है कि इन चीज़ों का मेरे रिवीज हो गया लगभग जो है वो 80 से 90 बार जो है मैंने इन चीज़ों का क्या किया? रिवाइज किया। और आज भी मैं जो बैठता हूँ तो मैं फर्स्ट पेज से वापस लास्ट पेज तक क्या करता हूँ? रिवाइज करता हूँ। इसका मतलब वो एक कॉपी मुझे पूरे दिन के अंदर लगभग एक दिन में वापस क्या हो जाती है? रिवाइज हो जाती है। कारण ये है कि मैंने इनको इतनी बार पढ़ लिया कि जब मैं अब कॉपी खोल के वापस पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे वो चीज़ें एज इट इज आगे दिमाग के अंदर चलती रहती है, उनकी फ्रेमवर्क आगे से आगे दिमाग तैयार करता रहता है। तो फिर आप भी इस प्रकार से चीज़ें पढ़ोगे। मैं ये नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ कि हिस्ट्री नहीं, आप जितने भी सब्जेक्ट आज पढ़ रहे हो आज के आज उनको याद करो।
मिनिमम एक दिन के अंदर 2 से 3 सब्जेक्ट ही आपके चलते हैं। तो मानो आज जो मैंने पढ़ा दिया आपको राजस्थान हिस्ट्री, किसी और टीचर ने आपको पढ़ा दिया इकोनॉमी, और किसी और टीचर ने आपको पढ़ा दिया पॉलिटी, तो एक दिन के अंदर मिनिमम पेज कितने भरे हैं आपके? 5 से 6। मिनिमम और मैक्सिमम पेज कितने भरे? 5 से 6। और अगर इन चीजों को आप ढंग से क्लास के अंदर सुनते हो और वापस घर जा करके वापस चीजें याद करते हो, तो इन चीजों को जो आपको याद करने के अंदर कितना टाइम लगता है? लगभग 2 से 3 घंटे। मानो 5-6 घंटे आपने यहाँ कोचिंग के अंदर पढ़ लिया, 2-3 घंटे आपने घर जा करके पढ़ लिया, ऐसे कुल मिलाकर के आपकी पढ़ाई कितनी होगी? 7 से 8 घंटे होगी। और इन चीजों को इस प्रकार से पढ़ोगे, आपको चीजें याद रहेगी और चीजें याद होगी तो आपका सिलेक्शन जो है वो जल्दी होगा। तो आज की क्लास में ज्ञान घना ही हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।